कि हम तो चले थे अकेले ही जानी में मंजिल, अल्लाह के करम से संगठन का भरोसा बना और कारवा बनता गया। अच्छी गाय पाल रहे होते अपन तो किसान लोग। अपनी संपत्ति, अपनी वैध संपत्ति को स्थायी रूप से दान कर देना परोपकार के कार्य के लिए, ये वक्फ। 2025 में जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट है उस कानून के सब विरोध में, पर आप उसी कानून के समर्थन में। आम 99% मुसलमान ऐसे हैं जो गरीबी, क्यों उनके हाथ में पाने पेंची से, क्यों उनके पास कमाने पत्ते की दुकान है। अगर आप यहाँ संवैधानिक रूप से कानूनन नहीं फंसोगे तो ऊपर वाले की जो अदालत है वहां कोई बचने वाला नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ कि जिन चीजों के खिलाफ आप खड़े थे और राजनीति में आकर आपको उन चीजों के लिए समझौता करना पड़ा? हजारों हजार करोड़ की संपत्तियां हमारे बुजुर्ग वक्फ करके गए, अपनी औलादों को ना देते हुए समाज हित के लिए देकर गए, और समाज का हित हो नहीं रहा। कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो एक ने अपने सेड़े से 10-20 फीट दूसरे भाई को खिसका दिया, या झूठी सच्ची रजिस्ट्री करा ली और सफलता पा ली। ये सफलता नहीं। समस्या पर बात करना तो कह दो, अरे साहब बड़ी समस्या है, अरे साहब बड़ी गरीब नहीं। तो बाबा महाकाल वहां है, छिपरा किनारे पर मौलाना मौजूदी, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा हो और कोई अच्छे मन से ये बात कहे कि हम सरकार के साथ है तो अच्छी लगेगी। ये कोई पाकिस्तान है? ये कोई स्वाद घाटी है जहां कोई भी किसी को मोटार से हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे, फिर भूखमरी आ जाएगी। गांव की चौपाल पर बैठकर और पत्ते खेल रहे हैं, देहला पकड़ खेल रहे हैं, अन्य कोई पकड़ खेल रहे हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे मेहमान हैं जो कुर्सी की नहीं जिम्मेदारी की बात करते हैं। स्वागत करते हैं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सनवर पटेल का। बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं, आपके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सारे पटेल किसान हैं, हम भी किसान हैं। समाज क्षेत्र में काम करने का मौका मिला तो अब समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, कहते हैं ना कि किसी चीज का कोई मुहूर्त नहीं होता है कि कैसे शुरुआत करें। ऊपर वाले ने तय कर रखा है किसको क्या करना है। समाज क्षेत्र में अगर हमसे काम लेना है तो हमको समाज क्षेत्र में छोड़ दिया। और यहां शायद ये पंक्ति सही सिद्ध हो कि हम तो चले थे अकेले ही जानी में मंजिल, अल्लाह के करम से संगठन का भरोसा बना और कारवा बनता गया। आपके मार्गदर्शक कौन रहे हैं? सबसे पहले मार्गदर्शक अपने गुरु, अपने माता पिता, उसके बाद संगठन के जिम्मेदार। कोई विशेष व्यक्ति जिनका अहम योगदान है आपको राजनीति में लाने के लिए? देखिए, जीवन के मूल्य होना चाहिए, राजनीति प्राथमिकता पर नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता होना चाहिए आपके काम। तो हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे हम अपनी खेती करें, व्यापार करें, समाज क्षेत्र में काम करें, लेकिन जीवन मूल्यों को साथ में रखकर काम करना होगा। और जिसने जीवन मूल्यों को छोड़ा, जिसने अपने फराइज छोड़े, जिसे हम इस्लाम में कहते हैं कि हमारे 5 फराइज छोड़े, तो आप इस्लाम में से खारिज हो गए। जब वो आपको अपने जीवन मूल्यों को लेकर आप आगे बढ़ोगे, कर्म पर भरोसा करोगे, तो बाकी सब चीज़ें होती है। आपको मार्गदर्शक भी मिलेंगे और आपको आशीर्वाद देने वाले भी मिलेंगे, आपको दुआएं भी मिलेगी। लेकिन उसको एक कड़ी में पिरोना वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि माता पिता के द्वारा जो आपको संस्कार दिए जाते हैं, परिवार के द्वारा जो आपको संस्कार दिए जाते हैं, उसके बाद आपकी शुरुआत होती है। और जब आप संगठन में काम करते हो तो भारतीय जनता पार्टी में तो मार्गदर्शकों की कमी नहीं, यहाँ तो थिंक टैंक्स की कमी नहीं। यहाँ आपको जब आप अच्छे मन से काम करोगे तो सही दिशा दिखाने वाले अनेक लोग मिलेंगे। आपके दोस्तों के बारे में बताइए। देखिए, छात्र जीवन से ही हम लोग सक्रिय रहे
और दोस्तों की बात करें तो अनेक ऐसे दोस्त हैं और कभी भी एक उंगली से मुट्ठी नहीं बनती। मेरे सारे दोस्तों का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कई बार अपना खास मित्र बताया, उस चीज़ को कैसे देखें? नहीं, ये उनका बड़प्पन है, ये उनका विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े नेता हैं। जब हम स्कूल में थे, विद्यालय में थे, तब वो पूरे देश के विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री हुआ करते थे। तो हम तो तब से उनसे बहुत छोटे हैं। ये उनका प्रेम है, उनका विश्वास है कि वो हमको मित्र बोल देते हैं, वरना वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं और उनका हम पर विश्वास है। बाकी अब वो बोल देते हैं तो उसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे, मेरे लिए तो काफ़ी बड़े हैं। अच्छा, आपने कभी किसी पद के लिए चुनाव लड़ा है? देखिए, पद के लिए कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता। भारतीय जनता पार्टी में ये तय किया जाता है कि उसके कार्यकर्ता को क्या करना है। जब हम सेंट्रल हज कमेटी का चुनाव लड़े मुंबई में जाकर, और उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा 5 राज्यों का चुनाव था, और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि सेंट्रल हज कमेटी में जाने के लिए मुझ जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता उचित रहेगा, तो हम मुंबई में जाकर चुनाव लड़े और ऊपर वाले के करम से उस चुनाव में हमको जीत हासिल हुई। जैसा आपने अभी जिक्र किया छात्र जीवन का, तो छात्र राजनीति में भी आप सक्रिय रहे हैं? पूरा छात्र जीवन से ही हम लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़े, और मैं उस पल का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला वो पल मेरे ज़िंदगी में लाया है कि जब हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े, और जब हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े तो उस समय हमारे संगठन मंत्री जो अभी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, बेड़ी भाई साहब, वो हमारे उज्जैन में संगठन मंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। देश को पहले स्थान पर रखने के भाव के साथ जब हम काम करते हैं तो संगठन ऐसे लोगों को चुनकर और फिर उसको काम देने का काम करता है, और उसी कड़ी में हम लोग आगे हमको काम मिल पाया। उन सब का कारण छात्र जीवन और विद्यार्थी परिषद रही। आप एक स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, स्पोर्ट्स में क्या सक्रियता थी? हम अच्छे एथलीट भी रहे। देखिए, ग्रामीण परिवेश में के होने के कारण से दौड़ भाग, उछल कूद, ये सब चीज़ें अपन लोगों के लिए आसान रही, और हम ग्रामीण परिवेश से निकल कर आए तो एथलीट अच्छे रहे। अभी भी एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष हैं कि मजबूत युवा, स्पोर्ट्स में जाने के बाद युवा मजबूत होगा। मजबूत युवा सबल राष्ट्र, लोगों को मजबूत होना चाहिए जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? अच्छे किसान होते, वहाँ रहकर समाज सेवा कर रहे होते। वहाँ अपने अड़ोसी पड़ोसियों कोई बीमार हो जाता था तो उसको लेकर अस्पताल जाते, उसका इलाज कराते। कोई मजबूर है, उसकी मदद करते। आज भी वही समाज क्षेत्र है। समाज क्षेत्र में ये जरूरी नहीं कि आपको कोई दायित्व मिले। आप खेती कर रहे हो तो सबसे अच्छी खेती करो, आप मजदूर हो तो सबसे अच्छी मजदूरी करो। हम गड्ढा खोदने का काम अगर हमको ऊपर वाला देता तो गड्ढा सबसे अच्छा खोदे। हम अगर पालिश करने का काम हमको ऊपर वाला देता तो पालिश सबसे अच्छी करो। क्या बुराई है? जो काम आप करो वो सबसे अच्छा करो, सर्वश्रेष्ठ करो, अपना 100% दो, फिर गणना तो समाज करता है। अगर वो होता तो वैसी अच्छी खेती कर रहे होते, बिना शुगर के आलू उगा रहे होते जिसमें कम शुगर हो, सोना चिप्स हो, अन्य जाति नई प्रजातियां हो, अच्छी गाय पाल रहे होते। अपन तो किसान लोग हैं, नहीं तो अच्छी गाय पाल रहे होते, कुछ गिर की गाय लाते। आप हज कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, तो आपके कार्यकाल के बारे में बताइए। देखिए, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि संगठन ने मुझ पर हमेशा भरोसा किया। वर्ष 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो देश का प्रमुख संस्थान है शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, मुझे 1999 में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन का पूरे राष्ट्र स्तर पर मेंबर का दायित्व निभाने का मौका मिला। हम उस समय भी जो बेहतर हो सकता था वो हमने किया। जब हज कमेटी का, जो आज तक आपने सवाल किया, तो मुझे लंबा अवसर मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के करम से, संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का,
कि मुझे 2008 से 11, 11 से 14 और फिर 14 से 16 सेंट्रल हज कमेटी में 2 कार्यकाल मुझे मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला सदस्य और अध्यक्ष के रूप में, और 1 कार्यकाल मुझे सेंट्रल में भी अवसर मिला। जब हम मध्य प्रदेश में हमको अवसर मिला तो हमने हाजियों की, हर हाजी की खिदमत करने का प्रयास किया। 2008 के पहले के जितने भी मिसिंग केसेस थे, हमने सारे मिसिंग केसेस को मध्य प्रदेश सरकार की मदद से हमने सारे मिसिंग केसेस को सॉल्व करके फॉल्टलेस हज बनाने की कोशिश की। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा हमारे कार्यकाल में अल्लाह के करम से जिसका कोई सऊदी में मिसिंग केस हो, जिसका सामान मिसिंग हो, जो व्यक्ति मिसिंग हो। देश 1947 में आजाद हुआ, 47 से लगा करके 2013 तक मध्य प्रदेश से हाजी नहीं गए। कोई ऐसा साल नहीं हुआ जब हाजी नहीं गए, लेकिन हज हाउस नहीं था। हज के एम्बार्केशन पॉइंट्स मध्य प्रदेश में नहीं थे। हमको मुंबई, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद से हज की उड़ानें भरना होती थी। और मैं तो कहूं कि जब जहाज का जमाना था, जब पानी के जहाज जाते थे, तब भी मध्य प्रदेश से हाजी हज पर जाते थे। जब नूरजहां और अकबरी, ये 2 जहाज थे, इन जहाजों के नाम थे नूरजहां और अकबरी। ये दोनों से जद्दा, मुंबई से जद्दा हज पर जाया करते थे। तब भी मध्य प्रदेश से हाजी हज पर जाते थे, लेकिन उनके लिए हज हाउस नहीं था। हमने दूसरा लॉन्ग टर्म टारगेट बनाया कि हज हाउस मध्य प्रदेश में बने। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि हमारे कार्यकाल में ही अल्लाह ताला ने ये काम लिया। हमसे पहले वाली सरकारों से काम नहीं लिया। और फिर हमने एक बहुत अच्छा हज हाउस, जो पूरे देश के सबसे अच्छे हज हाउसों में से जिसे कहा जा सकता है, ऐसा हज हाउस हमने भोपाल में, भोपाल एयरपोर्ट रोड पर सिंगार चोली में बनाया। और एक हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञप्ति इश्तिहार जारी की। इश्तिहार जारी करके हमने पूरे देश भर से डिज़ाइंस को बुलाए। और 2013 में हमने जो सबसे सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइन जिसकी थी, उनको महबूब आर्किटेक्ट भोपाल की थी, उनको हमने उनकी डिज़ाइन को फाइनल किया। और जैसी घोषणा की थी, हमने उनको हमारे उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब से एक पब्लिक जलसे में, जो 10,000 लोग थे, और जलसा भी ऐसा उस संग बुनियाद का जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब मेजबान थे, और पूरे मध्य प्रदेश के काजी साहिबान, आज जहाँ हम इंदौर में बैठे, यहाँ के काजी साहब भी, काजी इशरत अली साहब भी, भोपाल से काजी मुश्ताक अली नदवी साहब, उज्जैन से काजी खलीकुर रहमान साहब, सामेर के भी काजी साहब, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश के काजी साहिबान को अतिथि बनाया। पीर सईद मियाँ, एक बड़ी बुजुर्ग हस्ती भोपाल की, पीर सईद मियाँ, वो मुख्य अतिथि रहे, मेहमान खास रहे, और शिवराज सिंह जी चौहान उसके मेजबान रहे। और हमने वो कार्यक्रम किया। उसी कार्यक्रम में उन महबूब आर्किटेक्ट को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया कि उन्होंने सबसे अच्छा डिज़ाइन बनाया। आपके अनुसार वक्फ बोर्ड का असली उद्देश्य क्या है, और आज वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में वक्फ क्या है, ये बात जन जन तक जाना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, आपके माध्यम से ये जन जन तक ये बात पहुंचे। वक्फ का जो उद्देश्य है वो सीधा है। अपनी जो वैध संपत्ति है, मेरे शब्दों को सुनिए, वैध मतलब जायज संपत्ति, अपनी वैध संपत्ति में से कुछ हिस्सा अपनी औलादों को, अपनी संतानों को न देते हुए समाज हित के लिए, परोपकार के कार्य के लिए, जन कल्याण के कार्य के लिए, मिस्किनों की मदद के लिए, अर्थात फलाई कामों के लिए अपनी वैध संपत्ति के एक हिस्से को दान कर देना। और दान भी ऐसा जो अहस्तांतरणीय होगा, जो कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता, स्थायी दान। स्थायी दान, अपनी संपत्ति, अपनी वैध संपत्ति को स्थायी रूप से दान कर देना परोपकार के कार्य के लिए, ये वक्फ है। जब ऐसी अनेक संपत्तियां हो गई तो उसका संचालन कैसे होगा, उसका संधारण कैसे होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? वो खुर्द-बुर्द हो जाएगी। कुछ गुंडे तत्व बैठ जाएंगे, कुछ दुष्ट बैठ जाएंगे, कुछ अधर्मी बैठ जाएंगे।
उन सबके संचालन के और संधारण के लिए एक बोर्ड बना। भारत सरकार ने बोर्ड बनाने के लिए 1954 में 1954 में सबसे पहले वक्फ एक्ट बनाया और 1954 में एक कानून के तहत भारत सरकार ने, भारत की संसद ने कानून बनाकर और दिया कि इसके तहत ये तमाम वक्फ संपत्तियां, इसका संचालन हो, संधारण हो और इसकी सही इनकम हो और इनकम से जिस उद्देश्य से वक्फ की गई अर्थात वाकिफ की मंशा, वाकिफ ने, दानदाता ने जिस उद्देश्य से संपत्ति को वक्फ किया उसकी पूर्ति हो। तो ये वक्फ है जो परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब जरूरतमंद मिस्कीन लोगों की मदद के लिए होती है, उसे वक्फ कहते हैं। अच्छा, ये जो 2025 में जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट है उस कानून के सब विरोध में है वो, पर आप उसी कानून के समर्थन में। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज मुसलमान, आम मुसलमान की बात कर रहा हूं, आप चंद में पटेल भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं जो जमीन जायदाद वाले हैं, ये चंद अच्छे व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके अच्छे व्यापार हैं। आम 99% मुसलमान ऐसे हैं जो गरीबी में, उनका जीवन स्तर सामान्य से नीचे है। क्या दोष है उनका? क्यों उनके हाथ में पाने पेंचिस है? क्यों उनके पास कमानी पत्ते की दुकानें हैं? क्यों उनके पास अंडे की दुकानें हैं? क्यों उनके पास टायर और पंचर का काम है? क्या कारण है? कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल के द्वारा उनको डराया गया, गुमराह किया गया और इकट्ठा रखा गया जिससे कि उनके इकट्ठे वोट उसके काम आ सके। आज वो भी वही राजनीतिक दल उनको भड़काने का काम कर रहा है। धारा 370 जो हमारे विचार परिवार का और हमारे संगठन का घोषणा पत्रों में प्रारंभ से ही उसका मुख्य घोषणा थी, धारा 370 हटेगी तो ऐसा कहा विपक्षियों ने आग लग जाएगी। आप धारा 370 हट गई, कहाँ आग लग गई? CANRC, ये जो कानून अगर आ गया तो नागरिकता चली जाएगी। आज लगभग 5 साल हो गए। मैं उन सब डराने वालों से और भड़काने वालों से पूछता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, एक आदमी पूरे देश में एक आदमी का नाम बता दे जिसकी नागरिकता गई हो, जिसको भारत छोड़ना पड़ा हो। तो क्या वो माफी मांगेंगे? तो माफी तो मांगेंगे नहीं। वो नया झुंझुना लिया है, फिर से भड़काओ, फिर से डराओ, तो अब उनको वक्फ कानून मिल गया। आपने जो प्रश्न किया है कि आखिर क्यों लोग विरोध में हैं और मैं समर्थन में हूं, पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है और भड़काने का काम करते हैं। नए अमेंडमेंट की धारा 4 सेक्शन 4 ये स्पष्ट रूप से कहती है कि अमेंडमेंट 2025 उस तक जो भी वक्फ संपत्तियां हैं वक्फ संपत्तियां रहने वाली है, चाहे वक्फ बाय यूज हो। लेकिन डराया जा रहा है कि आज के पहले की सारी संपत्तियां खत्म हो जाएगी। अब मौखिक आप डराने का काम करोगे तो उसका कोई इलाज नहीं। इसके लिए तो हम ही लोगों को जन जागरण करना होगा कि बात को समझें। सबको अधिकार है, संवैधानिक रूप से अधिकार है विरोध करने का और समर्थन करने का, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन झूठा विरोध करने का अधिकार नहीं, इस तरह से गुमराह करने का अधिकार नहीं। अगर आप गुमराह करोगे, अगर आप लोगों को झूठा भड़काओगे, तो अगर आप यहां संवैधानिक रूप से कानूनन नहीं फंसोगे तो ऊपर वाले की जो अदालत है वहां कोई बचने वाला नहीं। वक्फ बोर्ड में कोई सुधार की जरूरत आपके अनुसार? बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी वक्फ बोर्डों में बहुत ज्यादा जरूरत है। हजारों हजार करोड़ की संपत्तियां हमारे बुजुर्ग वक्फ करके गए, अपनी औलादों को ना देते हुए समाज हित के लिए देकर गए, और समाज का हित हो नहीं रहा है। अगर आज वो कहीं ऊपर से देख रहे होंगे या कुछ जिंदा होंगे तो पछता रहे होंगे कि ये तो मैं वक्फ ही ना करता तो अच्छा रहता। आज चंद गुंडे, चंद दुष्ट, चंद अधर्मी लोग उसके ऊपर बैठकर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। तो सुधार की बहुत जरूरत थी। इस नए कानून से पारदर्शिता आएगी, इस नए वक्फ कानून से जवाबदेही बढ़ेगी, और इस नए वक्फ कानून से जो गुंडे अवैध कब्जा करके वक्फ संपत्तियों पर बैठे हैं उनसे संपत्तियां वापस लेकर वाकिफ की मंशा के अनुसार उस पैसे को खर्च करने का काम किया जाएगा, समाज के उत्थान का काम किया जाएगा। समाज वक्फ बोर्ड से ही आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं अपने मध्य प्रदेश की बात करूं
तो 15,008 वक्फ स्टेट है, वक्फ संस्थाएं हैं 15,008, और उन 15,008 वक्फ स्टेट में लगभग 2 लाख इनकम ऑफ सोर्सेस हैं। खेती, दुकानें, एक वक्फ में 10 दुकानें, एक में 50 दुकानें, एक में एक है। अगर हम एवरेज बात करें तो 2 लाख इनकम ऑफ सोर्सेस होंगी। अगर हम सामान्यतः अपने घर की बात करें और एक परचून की दुकान अगर हमारी है, उस परचून की दुकान में अगर 3 भाई है, 2 भाई हैं, तो तीनों भाइयों के परिवार का पालन पोषण होता है, रोजगार उनका चलता है। लेकिन 2 लाख दुकानें जिनके पास हो, उसके पास अपनी स्थापना का खर्च करने के पैसे भी नहीं होते। अगर मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार 3 करोड़ रुपए की इमदाद ना दे, ग्रांट ना दे, तो बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं बटेगी, बिजली का बिल जमा नहीं होगा। तो आखिर कहाँ कमी रह गई? एक दुकान से 2 परिवार या 3 परिवार चल सकते, तो 2 लाख दुकानों से हम अपने कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं निकाल पाते? तो सुधार की तो बेहद आवश्यकता है, और उसी सुधार में हम लगे, और उसी सुधार में हमने बड़ी मछलियों को भी पकड़ा है। हमने 7 करोड़ 11 लाख रुपए की आरआरसी एक सज्जन की जारी की है। उसने 15 दुकानें बता रखी पिछले 25 सालों से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में, और जब हम वहां जांच करने गए तो 115 दुकानें निकली। जब हिसाब किताब हुआ तो 7 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी जारी हुई। एक सज्जन पर 1 करोड़ 84 लाख, एक सज्जन पर 1 करोड़ 15 लाख। तो ये बड़ी जो मछलियां हैं, इन लोगों ने पूरे समाज के हक को, गरीब जरूरतमंद लोगों के हक को डाका डाला है, अपनी जेब भरने का काम किया है, और आम समाज जो वक्फिया संपत्ति से आत्मनिर्भर हो सकता है, उसको गरीबी में धकेला है। बहुत आवश्यकता है इसमें सुधार की। आपकी वक्फ बोर्ड की शिक्षा नीति, पढ़ो पढ़ाओ और देश निर्माण में भागीदार बनो, इसके क्या उद्देश्य और इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वक्फिया जो इनकम है, वक्फिया संपत्ति से जो आय है, वो तो गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए ही है। वाकिफ की मंशा है, आप वाकिफ की मंशा से बाहर नहीं जा सकते। वर्तमान बोर्ड ने यह तय किया, हम लोगों ने यह तय किया कि आज की तारीख में समाज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। क्या किसी को ठेला देना सबसे बड़ी जरूरत है? क्या किसी को रिक्शा देना जरूरत है? या किसी को तालीम देना जरूरत है? तो हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को याद कर लिया, जो तालीम के बूते पर देश के राष्ट्रपति बनते हैं। तो हमने तालीम का हाथ पकड़ लिया। हमने बाबा साहब अंबेडकर साहब की, जो अब आप अपने इंदौर के महू में जन्मे, हमने उनके स्लोगन को याद रख लिया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमने तालीम को प्राथमिकता दी, और हमने अपनी ऐसे बेटे बेटियां जो मेधावी है, जो काबिल है, लेकिन सिर्फ आर्थिक अभाव में उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हमने उनको टारगेट करते हुए सिर्फ 24-25 में सिर्फ 13 जिलों में हमने 1102 बेटे बेटियों को सीधे उनके स्कूल में, सीधे उनके इंस्टीट्यूट में फीस जमा कराने का काम किया, और 1102 बेटे बेटियों को ड्रॉप आउट होने से रोका। उसमें 850 से ज्यादा बेटियां हैं। आज की युवा पीढ़ी या तो राजनीति से बहुत दूर है या कहीं ना कहीं गुस्से में है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छे लोगों को समाज क्षेत्र में आना चाहिए। मैं तो राजनीति इसको बोलता नहीं हूँ, मैं तो समाज क्षेत्र बोलता हूँ। समाज क्षेत्र में अच्छे लोगों को आना चाहिए। जिस प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति अच्छी खेती कर सकता है, एक अच्छा व्यक्ति अच्छा दूध का व्यापार कर सकता है, एक अच्छा व्यक्ति अपना खुद का अच्छा व्यापार बढ़ाकर अच्छा व्यवसायी हो सकता है, उसी प्रकार से समाज क्षेत्र में भी अच्छे लोग जब होंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेंगे। आज अनेक अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस धारणा को हमको बदलने की आवश्यकता है कि समाज क्षेत्र में अच्छे लोग नहीं हो सकते। बहुत अच्छे लोग हैं, आदर्श लोग हैं, उनके जीवन को हम पढ़ें। हाँ, आप पढ़िए स्वामी विवेकानंद जी को, आप पढ़िए एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो आप जब उसको पढ़ेंगे, आपको पठन पाठन करना होगा, किताबों को पढ़ना होगा, और अच्छे लोग जहां भी जाएंगे वो सफल होंगे। और सफलता भौगोलिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नहीं है कि भौतिक दृष्टि से कितनी बड़ी गाड़ी है। सफलता उससे न, सफलता खुशी से है। सफलता आपने अपने कारण से कितने जीवन में खुशियां लाए उससे हैं। सफलता आपके कारण से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है उससे है। जीवन मूल्यों के साथ सफलता, किसी का हक मारकर आपने
सफलता पा ली। भाई ने भाई से बेईमानी कर ली और सफलता पा ली। एक हम किसान लोग हैं तो एक ने अपने सेड़े से 10-20 फीट दूसरे भाई को खिसका दिया या झूठी सच्ची रजिस्ट्री करा ली और सफलता पा ली। ये सफलता नहीं है। जब आप कांच के सामने खड़े रहो, जब आप अपना इस जीवन को पूरा करके और अल्लाह के घर जाओ, वैकुंठ में जाओ, तब आपको सुकून रहे कि मुझे जो अल्लाह आपने जीवन दिया, ईश्वर ने जो मुझे जीवन दिया, उस जीवन में जो उद्देश्य थे उसको मैंने ठीक से पूर्ति की, मैंने ठीक से काम किया। इसमें सफलता है। ये इसको खुशी कहेंगे। आज के देश की, अपने भारत देश की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है? देखिए, समस्या नहीं, मैंने तो कभी समस्याओं पर बात नहीं की, मैंने तो समाधान पर बात की। देखिए, हमारा देश बड़ी आबादी वाला देश। अब समस्या पर बात करना हो तो कह दो, अरे साहब बड़ी समस्या है, अरे साहब बड़ी गरीब। नहीं, आबादी हमारी मजबूती का आधार हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या के साथ हम दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। आज देश की जो काबिलियत है, उसके कारण से आज गूगल को अगर अपना सीईओ बनाना होता है तो भारत के पिल्लई साहब को बनाते हैं। आज फेसबुक का सीईओ कोई हो तो भारत का सीईओ बनता है। दुनिया की जितनी श्रेष्ठ कंपनियां, जितनी नंबर 1 कंपनियां हैं, वहां अगर कोई सीईओ है और उनको बुद्धि की आवश्यकता है तो भारत की बुद्धि काम आती है। दुनिया में डॉक्टर्स भारत के, आपको ध्यान होगा, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब अमेरिका में घुटनों का ऑपरेशन कराने गए थे तो डॉक्टर मद्रास के थे, डॉक्टर रेला थे। तो ये क्या है? ये भारत की ताकत है। तो भारत समस्याओं से निपटने वाला देश है। भारत वासुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ आगे बढ़ने वाला देश है, जो सारी दुनिया को अपना परिवार माने। ऐसा देश हमारा है जहां सहिष्णुता हो, जहां हजारों प्रकार की उपजातियां हों, जातियां हों, धर्म हों, लेकिन फिर भी भारत एक है। अटक से लगाकर कटक तक, गोवा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इस भाव के साथ जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। समस्याएं कहाँ हैं? इतने अवसर है, खूब आगे बढ़िए। इंदौर को देख लीजिए, आज इंदौर की गति देखिए आप। आज लगातार 7 बार 8 बार पूरे देश में स्वच्छता के मामले में इंदौर नंबर 1 है। मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता अगर जिला निकालो तो आप अनेक बार से चौथे 5वें नंबर पर आता है इंदौर। तो जब आप में बढ़ने का भाव हो, जब आप में कुछ कर गुजरने का भाव हो, तो कौन रोकेगा? काहे की समस्या? कोई समस्या नहीं। आप उज्जैन से हैं, तो उज्जैन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? उज्जैन एक धार्मिक नगरी तो है ही, उज्जैन ऐतिहासिक नगरी तो है ही। जहां उज्जैन में बाबा महाकाल, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। सारी दुनिया भर के लोग लाखों की तादाद में उज्जैन आते हैं। अभी तो आप इंदौर से उज्जैन आओगे तो 2-3 घंटे लगेंगे। आप देवास होकर जाना पड़ता है, वहां पर भी जाम लग जाता है। तो बाबा महाकाल वहां है। छिपरा किनारे पर मौलाना मौज भी हैं, बुरहानुद्दीन चिश्ती साहब भी हैं, महारसिद्धि भी है, काल भैरव भी है। तो उज्जैन तो धार्मिक महत्व वाली नगरी है। वेद में, पुराणों में, सब में उज्जैन का उल्लेख है। वहीं उज्जैन शिक्षा की दृष्टि से अपने आप में खास, पूरी दुनिया में खास स्थान रखती है। श्री कृष्ण जी की शिक्षा स्थली उज्जैन है। उन्होंने 52 विद्याएं उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में सीखी है। तो विक्रमादित्य उज्जैन से हुए। विक्रमादित्य जिन्होंने उज्जैन में रहते हुए पूरी दुनिया पर शासन किया। विक्रमादित्य जिनके शासन को आज भी सुशासन के रूप में जाना जाता है, वो उज्जैन के शासक थे, जिन्होंने शंकों को हराया था। एक विदेशी जो संघ थे, उनको विक्रमादित्य ने यहां से लगाकर हराते हुए अफगानिस्तान के बाहर तक छोड़ा था, खदेड़ा था। ये उज्जैन है। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन कभी ऐसा लगा है कि कुछ मुद्दों पर पार्टी आपसे अलग सोचती हो, और फिर अगर हाँ तो कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, जब आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, किसी विचार के साथ काम करते हो जी, तो फिर आप क्या सोच रहे हो ये कभी भी इसकी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। हम वही सोच रहे हैं जो हमारी पार्टी सोच रही है।
आप या तो पार्टी के हो या नहीं हो, आप पार्टी के हो तो पार्टी के विचार पर काम कीजिए। और निश्चित रूप से हम कुछ भी सोच सकते हैं, गुन्निसा बिसा, लेकिन अंततः जो पार्टी सोचती है वही सही निकलता है, क्योंकि वहाँ अनेक थिंक टैंक है, वहाँ अनेक संगठन मंत्री हैं, अनेक प्रचारक हैं, बड़ा संगठन का तंत्र है। तो अंततः व्यक्ति के नाते हम कुछ सोच सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है, और उचित फोरम पर अपनी बात भी रख सकते हैं, उसमें भी मनाही नहीं है। लेकिन जब सामूहिक रूप से जो निर्णय होता है, और वो निर्णय अंत में वही जो निर्णय होता है वही सही साबित होता है, वही देश हित में होता है, ऐसी हमारी पार्टी। क्या कभी विपक्ष की कोई बात आपको अच्छी लगी हो और आपने उस पर खुले मन से सहयोग दिया? देखिए, विपक्ष काम करे, राष्ट्रभाव के साथ काम करे तो सब बातें अच्छी लगेगी विपक्ष की। वो राष्ट्र को फर्स्ट रखे, सब बातें अच्छी लगेगी। कभी कोई एक बात जो आपको अच्छी लगी हो, आपने जिसे आपको सोचने पर मजबूर किया? अच्छा, आप जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा हो और कोई अच्छे मन से ये बात कहे कि हम सरकार के साथ है तो अच्छी लगती है, उसमें क्या हो रहा, हम राष्ट्र के साथ है, हम सेना के साथ है तो अच्छी लगेगी। लेकिन वहीं वो थोड़े दिन बाद ये कह दे कि सेना पे प्रश्न उठा दे तो बुरी लगती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि जिन चीज़ों के खिलाफ आप खड़े थे और राजनीति में आकर आपको उन चीज़ों के लिए समझौता करना पड़ा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप हमारी पार्टी में अपनी बात को उचित फोरम पर रखने का पूरा अधिकार है। कोई बात अपने मन की मनुष्य स्वभाव के चलते हमारे अपनी बात कोई बात ऐसी हो सकती है, लेकिन उसको उचित फोरम पे रखा जाता है और उचित फोरम उसका निराकरण करता है। तो ऐसा कभी कोई दुराभास नहीं है, दो राह नहीं है, एक ही राह है। आपके जीवन का ऐसा कोई बड़ा संघर्ष जिसने आपको बदल दिया हो? मैंने तो कहा कि हम तो चले थे अकेले ही जाने पे मंजिल। जीवन तो संघर्ष और जीवन दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। जब आप जीवन जीते हो तो संघर्ष तो हर पल है, लेकिन आप अपने जीवन मूल्यों पर डटे रहें, शॉर्टकट्स ना अपनाएं। अपने जीवन मूल्यों पर डटे रहें, अपनी गति से काम करें तो संघर्ष अपने आप हल होते हैं। तो हर पल एक संघर्ष है और हर पल उसका रास्ता है। हर रात अंधेरी है और हर भोर उजाला लेकर आती है। अनेक ऐसे अवसर आते हैं और उन अवसरों में से एक खिड़की खुलती है और उस खिड़की से रोशनी आती है और वो जीवन को जगमगा देती है, फिर अंधेरा आता है। वक्फ से मिलने वाले फंड का पारदर्शी और असरदार उपयोग कैसे किया जा सकता है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी इस प्रकार से बनेगी कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा बैंकिंग के माध्यम से आए। हमने पूरे मध्य प्रदेश की 15,008 वक्फ संपत्तियों के लिए कठोरता से लागू किया है कि जो पैसा आएगा वो बैंकिंग के माध्यम से आए। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल थी। कुछ लोग बेचारे बड़े ईमानदार होते हैं जो कोशिश करते हैं कि हम अपना बैंक में खाता खुलवा लें, लेकिन अनेक बार तकनीकी समस्याओं के कारण से उनके खाते नहीं खुल पाते थे, चप्पलें घिस जाती थी। भाई, तकनीकी समस्या ये कि बैंक खाता नहीं खुल रही है। बैंक की तकनीकी समस्या ये कि बैंक का ये कहना है कि आप इंडिविजुअल खुलवा लीजिए, संस्था से के नाम पर आप खुलवाएंगे तो आपको फॉर्म सेंस सोसाइटी जाना पड़ेगा या कोऑपरेटिव में रजिस्ट्रेशन करा के लाना पड़ेगा। अब उनकी परेशानी ये है कमेटी वालों की कि अगर वो वक्फ से द्वारा रजिस्टर्ड हैं तो वो अन्य संस्था में रजिस्टर कैसे कराएं, वो तो कानूनन है। हमने इन सब बातों पर मध्य प्रदेश की सरकार ने इन सब समस्याओं को प्राथमिकता पर लेते हुए सेंट्रल बैंक के साथ बातचीत करते हुए इसके लिए भी सर्कुलर जारी किया। हमने इसको भी आसान बनाने का काम किया है। अब सारी वक्फें, सारी कमेटियां, उनके खाते अपने खाते खुलेंगे, आसानी से खुलेंगे। अब उसके कारण से जो 10% लोग अच्छे लोग होते थे जो खाते खुलवाना चाहते थे, लेकिन 90% ऐसे लोग थे जिनको बहाना मिल जाता था, खाते तो खुल ही नहीं रहे, अब हम क्या करें, इसलिए नहीं खुलवा रहे। उन सब पर लगाम लगेगी। जो लोग वक्फ संपत्तियों से अपनी जेब भरने का काम करते थे, ऐसे सारे लोगों पर लगाम लगेगी और पारदर्शिता के साथ अब हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पारदर्शिता ऐसी कि अभी तक जो दिक्कत आ रही थी ऐसी कि पास में एक दुकान 20,000 रुपये में किराए से गई है और उसी से लगी हुई वक्फ की संपत्ति है, तो वो भी 20,000 में गई होगी, उतनी बड़ी दुकान है तो, लेकिन उसके 200 रुपये दिखा रहे थे कि 200 आ रहे हैं। अच्छा, बैंकों के माध्यम से जो किराएदार 20,000 रुपये देगा तो वो 20,000 हमको ऑनलाइन दिखेंगे। अब 19,800 जेब में नहीं रख पाएंगे। जब समाज आपके साथ खड़ा ना हो और आप फिर भी उनके साथ खड़े हो तो उस वक्त कैसा लगता है? देखिए, सब चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं।
कई बार भड़काने वाले इतना भड़का देते हैं कि आपको कुछ लोग, सब कभी नहीं, कुछ लोग आपको गलत समझने लगे। लेकिन जब उनको पता चलेगा, जब उनको पता चलता है कि नहीं ये तो हमारी कोई बुराई नहीं, हमारी तो भलाई है, तो वो भी आपके साथ खड़े होते हैं। मैंने उदाहरण दिया 370 का, मैंने उदाहरण दिया CAA NRC का। बताइए इसमें किसका क्या नुकसान हो गया? तो अंततः वो जो लोग विरोध में थे उनको ये ध्यान में आया ना कि भड़काने वाले गलत भड़का रहे थे। ऐसे ही वक्फ कानून के मामले में भी ध्यान में आएगा कि भड़काने वाले गलत भड़का रहे थे। और हम अपना काम करें, हम अपने आप को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपने समाज में 2 लोग देखे होंगे, 2 धरा देखी होगी, एक संत की, एक दुष्ट की। संत संताई करे, दुष्ट दुष्टाई करेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, आप अपना काम करते रहिए। जब आपको धमकियां मिली तो उस समय आपको किन चीज़ों ने हिम्मत दी? ये कोई पाकिस्तान है क्या? ये कोई स्वाद घाटी है जहां कोई भी किसी को मोटार से हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे और फिर भूखमरी आ जाएगी, फिर दुनिया भर में पैसे मांगते फिरेंगे, उधार दे दो, उधार दे दो, उधार दे दो। पेट्रोल डीजल 500 रुपये लीटर हो गया है, आटा 90 रुपये किलो हो गया है। तो ये कोई पाकिस्तान और स्वाद घाटी नहीं है जहाँ कानून का राज ना हो, जहाँ व्यक्तियों का, समूहों का राज हो। यहाँ कानून का राज है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून है, कानून उनसे निपटेगा और कानून ने उनसे निपटा है। जी, आपने पार्टी के रूप में बीजेपी को ही क्यों चुना? हमने काम किया तो देखा कि ये राष्ट्रवादी दल है और राष्ट्रवादी दल के साथ हमको काम करना चाहिए। समाज की चिंता करने वाला दल है, खुद की चिंता बाद में करता है, पहले समाज की करता है, देश की करता है। तो विद्यार्थी परिषद के में काम करने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। तो राष्ट्रवादी विचार जो प्रमुख कारण है कि राष्ट्रवादी विचार वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। कभी विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में सोचा है? मैं तो शुरुआत में ही बोल चुका हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी कार्यकर्ता तय नहीं करता है, संगठन ही तय करता है कि उसको क्या करना है। जो संगठन कहेगा वो करेंगे। वो कहेगा चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, वो कहेगा कि सरकार में काम करो तो सरकार में करेंगे, वो कहेगा संगठन में काम करो तो संगठन में काम करेंगे। तो आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? कहीं नहीं देखते हैं, समाज के बीच देखते हैं। इस रूप में देखते हैं कि और प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे कारण से किसी चेहरे पर खुशी आ जाए। हम ये देखते हैं कि आज जो हमने 1102 बेटे बेटियों को ड्रॉप आउट होने से रोका, वो हम हजारों बेटे बेटियों को रोके। आज जिस प्रकार से इंदौर, रतलाम, उज्जैन में हमने बड़ी तादाद में लोगों की फीस जमा की है, तब हम पूरे मध्य प्रदेश के डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, सिवनी, यहाँ पर भी हम बच्चों की फीस जमा करेंगे। आपको क्या लगता है कि सक्सेस में मेहनत के अलावा नसीब की भी अहम भूमिका होती है? देखिए हमारे हाथ में क्या है, जी अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, जी जी, हमारे हाथ में नसीब है कि मेहनत है? मेहनत है, मेहनत है। जो हमारे हाथ में है वो हमको 100% करना चाहिए। जी नसीब तो ऊपर वाले ने लिखे, वो तो विधाता ने लिखे, वो हमने थोड़ी ना लिखे। वो तो नीति जो कराएगी वो आप करते हो, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि जो नीति ने तय किया, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वो आप पूरी ईमानदारी से 100% दे। जब आप 100% दोगे तो मुझे लगता है कि सफलता अवश्य मिलती है। ऊपर वाला सफलता, अपना 100% दीजिए। तो मेहनत आपके हाथ, जो आपके हाथ में वही तो करोगे ना। नहीं नहीं ये और अच्छा हो सकता था ब्रॉडकास्ट, नहीं, ये तो जो आपने किया वही सबसे अच्छा है। इसमें आप सबसे अच्छा कैसे कर सकते हैं वो करना चाहिए। रब्बुल आलमीन ने एक पत्थर फोड़ा, एक पत्थर को तोड़ा हमारे सामने, एक चट्टान को तोड़ी, उस पत्थर में से कीड़ा निकला और कीड़ा जिंदा था। देखा आपने? अनेक बार कीड़ा जिंदा था। अब उस कीड़े को कौन ऑक्सीजन दे रहा था? उस कीड़े को कौन अन्न दे रहा था? तो वो सबकी चिंता करने वाला, सबकी फिक्र करने वाला वो है, वो तो है ही। उसके बिना कैसे हवा आएगी, कैसे पानी आएगा, कैसे हमारी जिंदगियां आएगी? वो तो है ही, उसमें तो प्रश्न ही नहीं है। और उसी ने सबके नीति लिख दी है, उसी ने सबके भाग्य विधाता है, भाग्य का विधाता है। लेकिन काम करना हमारे हाथ में, उसमें तो मनाही है ही नहीं। लेकिन हम अपना काम करें, अपने हाथ में सिर्फ ये है कि हम अच्छे से काम करें। आपके जीवन का एक मंत्र जो सबको फॉलो करना चाहिए? कोई आपके पास आता है तो मुझे लगता है 2-3 चीज़ों के लिए आता है। एक तो वो किसी भाव के साथ आता है, कोई भाव लेकर आपके पास आए, या वो अभाव में आता है, या वो प्रभाव में आता है। तीनों ही जो भाव हैं
वो आपके पास किसी मदद के लिए आया है, उसकी आपको जरूर मदद करना चाहिए। जो आपके हक अधिकार में हो उसके लिए आपको तत्पर होना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले ने आपको इसीलिए इस लायक बनाया, क्या पता ऊपर वाले ने संगठन का भरोसा आप पर इसलिए बनवाया कि आप उस व्यक्ति की मदद कर पाए। मदद का भाव, सहयोग का भाव सदैव होना चाहिए। ऐसी मेरी सब लोगों से आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से अपील है। लेकिन अपने जीवन मूल्यों को साथ लेकर चलना चाहिए, बिना जीवन मूल्यों के नहीं। माता पिता से अच्छे नहीं रह रहे, सास ससुर को बुरा बोल रहे, दादा दादी के पास समय नहीं है, नाना नानी के लिए समय नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो मुझे नहीं लगता है जो आप आईने के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि नहीं, मैंने अपनी ड्यूटीज पूरी की, अपने फराइज पूरे किए, अपने कर्तव्य पूरे किए, तब अधिकार की बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज आप गेस्ट हैं, पर अगला गेस्ट आप चुने जिसे आप माइक के सामने देखना चाहते हैं। समाज क्षेत्र में किसी जो काम कर रहे हैं किसी को बुलाइए। आप हर अलग अलग विधाओं के लोग होते हैं, तो आप किसी को, जो बहुत अच्छा खेती करने वाला हो सकता है। जैसे मैं अपने गांव की बात करूं तो एक समय था जब वहाँ बहुत छोटी छोटी खेती करते थे लोग, बहुत सारे युवा बैठे रहते थे, अन्य अन्य काम में लगे रहते थे। गांव की चौपाल पर बैठकर और पत्ते खेल रहे हैं, देहला पकड़ खेल रहे हैं, अन्य कोई पकड़ खेल रहे हैं, 3 2 5 खेल रहे हैं। लेकिन आज वो सारे युवा खेती में ऐसे लगे कि सिर्फ कालियादे की बात करें तो कम से कम 25 लोग ऐसे होंगे जो 1 करोड़ रुपए के आसपास की खेती करते हैं, जिनकी आलू और प्याज की खेती मिलाकर 1 करोड़ रुपए की होती है। 50 लोग ऐसे होंगे जो 50 लाख से नीचे, 25 लाख से 50 लाख की खेती करते हैं। आप ऐसे लोगों को भी बुला सकते हैं जो अपने, और भी अनेक अन्य अन्य क्षेत्र हैं। अभी कोई पटेल मेरे बिरादरी के भाई जो गुजरात में मशीन अपनी फैक्ट्रियां बनाने का काम करते थे, ऐसे सज्जन आकर मुझसे बोर्ड में मिले थे। तो ऐसे जिनसे समाज को लाभ मिले, लोगों को राह मिले, कैसे हम अपने ही, कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है, जो भी काम वो कर रहे हैं उसको कैसे अच्छा तरह से करें। कैसे कोई दूध का व्यापार बहुत अच्छा कर रहा है, कैसे हमारी देसी गायों के साथ साथ हॉस्टल गाय ला रहा है, हॉस्टल गायें जो हैं कितना दूध दे रही हैं, गिर की गाय कितना दूध दे रही हैं। तो ऐसे अनेक अनेक क्षेत्र के आप एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। अनेक क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जिससे समाज को लाभ मिले। आप देखिए खजराना में जाइए, यहाँ पर अनेक डॉक्टर्स हुए हैं। अभी कोई अफजल पटेल हैं, हमारे डॉक्टर रिजवान हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आप जेतपुरा जाइए, वहाँ कई इंजीनियर्स आपको मिलेंगे। सऊदी तक में वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सऊदी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कतर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही कृषि क्षेत्र में भी अनेक लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने उन्नत कृषि को अपनाते हुए अपनी आय और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए की खेती बेच रहे हैं। तो अनेक क्षेत्रों में आपको ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे हो सकते हैं, और उनके माध्यम से हम समाज को क्या लाभ पहुंचा सकते हैं उसका प्रयास करना चाहिए। आपके जो साहबजादे हैं वो अभी किस फील्ड में कार्य कर रहे हैं और आप उन्हें कहाँ देखना चाहते हैं? डॉक्टर राहत पटेल हैं जिन्होंने MBBS और MS किया है। डॉक्टर फरीद जिन्होंने अभी MBBS पूरा किया है, अब वो MS की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी समाज क्षेत्र में अच्छा काम करें, लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लाए, इस रूप में देखना चाहते हैं कि वो भी अच्छा काम करें, गरीबों की मदद करें, अच्छा ऑपरेशन करें, लोगों की जिंदगियों को बचाएं, उनके हाथ पांव को बचाएं, इसी रूप में देखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम की शुरुआत की है। मेरी ओर से मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं, ऊपर वाले से दुआ करता हूं। द अफजल इकबाल शो एक बहुत अच्छी शुरुआत, एक अच्छा काम, जिसके माध्यम से जाकिर पटेल साहब के ये दोनों बेटे समाज में कुछ करना चाहते हैं, आम जन को कुछ लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इनके माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए, ऐसी मैं दुआ भी करता हूं और इनको मुबारकबाद देता हूं, इनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप लोग खूब कामयाब हों, आपके जज्बे को भी ऊपर वाला बढ़ाएं, और आप इसी प्रकार से इस प्रकार के कार्यक्रम करके और समाज को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, खुशियों के लिए काम करें। इसके लिए मैं द अफजल इकबाल जो शो है उसको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि आपकी अच्छी सोच को आगे बढ़ाए और आप आगे अच्छा काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताइए द अफजल इकबाल शो में आप अगला गेस्ट किसे देखना चाहते हैं। धन्यवाद।